अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। रिंग रोड स्कैंडल में चंद ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, पहले ही वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। हालांकि ये जो तहकीकात हैं ये तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से की गई हैं, लेकिन जब केसेस के अंदर जो सियासी लोग हैं वो बिल्कुल ही उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन पे सारा मलबा डाल दिया जाएगा, तो फिर वज़ीर ख़जाना के तहफ़्फ़ुज़ात शायद जायज़ ही हों। लेकिन फिर भी इस पर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जिस ब्यूरोक्रेट ने करप्शन नहीं की, गलत काम नहीं किया, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वज़ीर ख़जाना ऐसा क्यों कह रहे हैं? और दूसरी तरफ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में एक तो एहतसाब की जो ड्राइव है गवर्नमेंट की, उस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि कई मामलों पर खान साहब ने कहा, बड़ा बबांग दोहल कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुनिस सलाई के मामले पे खान साहब डटे रहे कि वज़ीर नहीं बनाना, 3 साल नहीं बनाया, 3 साल के बाद आके खान साहब को अपने जो उन्होंने स्टैंड लिया था उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। दीगर लोगों को भी वजारतें दी जा रही, कैबिनेट में मजीद एक्सटेंशन की भी इत्तलात हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, MKM को भी वजारतें दी जाएगी, लेकिन वजारतें जो देनी हैं उस पर भी एक इख्तलाफ दोबारा सामने आ सकता है। एक नया मसला जो है, नया चैलेंज खान साहब के लिए पैदा हो सकता है। और इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का जो इंतखाबी मैदान है वो पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त मरकज़ और महवर बना हुआ है। पूरी मुल्क की सियासत जो है वो आज़ाद कश्मीर के मैदान में जाकर डिस्कस हो रही है, इंतखाबी मैदान में डिस्कस हो रही है। तो क्या इस इलेक्शन में जो भी इसके नतीजे आते हैं उसके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे किस तरह के असरात मुरतब होंगे, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब, और प्रोग्राम के और हम कोशिश करेंगे जुल्फी बुखारी साहब से भी बात करें। और अगले हिस्से में प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन बेग साहब और मंसूर अली खान साहब, उनका तज्जिया हम शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहजाद अकबर साहब से। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि रिंग रोड स्कैंडल में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और लैंड कमिश्नर जो हैं उन्हें मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया है और इसमें गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, रिमांड भी हो गया। ये बताइएगा कि जो सियासी इसमें जिन लोगों पे इल्ज़ामात उठे थे, वज़रा पे जुल्फी बुखारी साहब थे और गुलाम सरवर खान साहब थे, शेख रशीद साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हो रहा, उनका नाम भी। तो क्या ये जो वज़रा थे ये मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा समझा जाए, चूँकि रिपोर्ट में इनका कोई जिक्र नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर कोई मीडिया स्पेकुलेशन है तो जवाब नहीं दे सकते कि किस किस नाम था। एक सवाल ज़रूर उठाया गया था एंटी करप्शन की जो TOR थी, उसके मुताबिक उन्होंने रिंग रोड की अलाइनमेंट और लैंड एक्विजिशन के मामलों को देखना था और ये देखना था कि क्या इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसकी अलाइनमेंट और एक्विजिशन को लेकर इस्तेमाल हुआ। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 3 माह के करीब, 2.5 से 3 माह के करीब ये इन्वेस्टिगेशन की। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी जिसका एंड रिजल्ट होता है कि आप किसी को चार्ज करते हैं, अरेस्ट करते हैं, अदालत में मुकदमा दाखिल करते हैं और अगर कोई जुर्म साबित ना हो तो आप अपना केस क्लोज कर देते हैं। इस कानूनी नुक्ते के मुताबिक उन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेशन की, जो रिंग अलाइनमेंट है उसके ऊपर तमाम दस्तावेज़ का, तमाम जो कंसर्न लोग हैं उनको तफ्तीश भी की, तमाम एविडेंस कलेक्ट किया और उसके नतीजे में जो रिपोर्ट सबमिट की उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसने उनके ऊपर ये तमाम अलाइनमेंट जो थी वो चेंज की और उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इन्हांस किया। बारहा रिंग रोड के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कैप्टन महमूद साहब, उनको ये इन राइटिंग कहा गया कि आप इसकी जो नई अलाइनमेंट है ये अप्रूव नहीं है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इसकी अप्रूवल लें, लेकिन इसके बावजूद कोई अप्रूवल नहीं ली गई बल्कि उस पर लैंड एक्विजिशन जो थी वो भी कर ली गई। अब ये तमाम चीज़ें जो थी वो डिटर्मिन करके इसकी जो गिरफ्तारियां करके अब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और चलान अदालत में दाखिल किया जाएगा। एंटी करप्शन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसी हुकूमती मिनिस्टर या वज़ीर या सफ़ीर का कोई भी किसी किस्म का इसके अंदर रोल नहीं नज़र आया। तो ये एक पोजीशन है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दे दी है। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये जो सियासी रहनुमाओं की या फिर वज़रा की मुदाखलत का मामला है, इस पर एंटी करप्शन पंजाब के जो DG हैं गौहर नफीस साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जो सियासी पहलू है ये हमारे मैंडेट में नहीं आता, ये नैब देखेगा। अब ये मामला नैब को भी रेफ़र हो गया है, जो सियासतदान हैं उनके हवाले से तहकीकात का कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, वहाँ इंटरचेंजेस उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो 5 इंटरचेंजेस का इजाफा किया गया। लेकिन यही
जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, ये दर्जनों अपोजिशन के बिलखुसूस नून लीग के साबका और मौजूदा MNAs के असासों की जांच पड़ताल कर रही है, उनके हवाले से करप्शन केसेस की तहकीकात कर रही है। एक साबिक MNA को उठाया भी गया था, गिरफ्तार भी किया गया था। तो अपोजिशन के जब रहनुमाओं की बात आती है तो वहाँ मेयार कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट के जहाँ वज़रा की बात आती है वहाँ मेयार बदल जाता है, वहाँ मैंडेट ही नहीं है। देखें, दो हिस्से हैं। एक वो है जो एंटी करप्शन है, उसका इशू तब खड़ा होता है जब गवर्नमेंट का कोई पैसा हो या कोई गवर्नमेंट का अफसर हो, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी क्यों ना हो, उसकी हद तक उनकी जुरिस्डिक्शन होती है। अपोजिशन जो कुछ केसेस एंटी करप्शन पंजाब में देख रही है या किसी के भी सियासी बंदे के देख रही है, वो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे के चीज़ें हैं या सरकारी ज़मीन को हथियार लेना है, वो डायरेक्टली उनकी जुरिस्डिक्शन है। इस मामले के दो हिस्से थे। एक हिस्सा है जिसके अंदर जो रिंग रोड की अलाइनमेंट, प्रपोज्ड अलाइनमेंट थी, जिसको दिखाया गया कि ये अप्रूव्ड अलाइनमेंट है, और उसके नतीजे में लैंड एक्विजिशन की गई अटक लूप के अंदर, जो कि गैर कानूनी था। दूसरा इसका हिस्सा है कि इस नई अलाइनमेंट के ऊपर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी और उन्होंने एडवर्टाइज़ किया और पब्लिक एट लार्ज से उन्होंने पैसे भी वसूल किए। वो वाला जो हिस्सा है जिसमें चीटिंग पब्लिक एट लार्ज को कहा जाता है, वो एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो नैब और FIA की जुरिस्डिक्शन है। तो अभी तक जो तहकीक FIA ने अपनी इसमें की, क्योंकि इसमें तकरीबन 60,000 कनाल के करीब ज़मीन इस अलाइनमेंट के ऐलान होने के बाद उसकी म्यूटेशनें हुई हैं, ख़रीदी गई है इस इलाके में, और उसकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च हुई हैं जिन्होंने पब्लिक ऑफरिंग भी की है। अब उस मामले को लेके आगे फर्दर इसमें क्या पब्लिक एट लार्ज को कुछ नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी वहाँ पे लैंड वो रिंग रोड नहीं बनाई। तो वो जो इस वक्त पब्लिक एट लार्ज का मामला है, वो FIA और नैब की जुरिस्डिक्शन है। तो इसलिए एंटी करप्शन अपने वो वाली जितनी भी उनकी प्रिलिमिनरी तहकीक है उसको नैब को भिजवा रही है, और नैब इस मामले को फर्दर देखेगी। अब उन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल फिगर होगा, चाहे वो हुकूमती हो चाहे वो पोजीशन का हो, उस मामले को ठीक है। अच्छा सर, ये जो एग्जाम्पल सेट हुई है रिंग रोड स्कैंडल में, अभी तक तो ज़ाहिर जो तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ एंटी करप्शन की पंजाब की तरफ से, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रगड़े में आए हैं, उनके नाम आए हैं, उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं। पहले ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही नैब के कवानीन की वजह से। तो इससे क्या मैसेज आएगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर? सबर, एक बात बता दीजिए कि अगर कोई जुर्म होता है तो उस जुर्म के ऊपर क्या कार्रवाई ना की जाए, या सिर्फ इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि जी इससे तासुर गलत जाएगा। एक ऑफेंस कमिट होता है, अब अगर उस ऑफेंस के अंदर आपका एक परसेप्शन है या एक मीडिया का परसेप्शन है जी कि इसके पीछे सियासी बंदा है कोई, अगर सबूत नहीं है, कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि जी बड़ी वाह हो जाएगी टीवी चैनल के ऊपर उसका नाम केस में शामिल कर दिया जाए। जिसका इख्तियार होता है, जो दस्तखत करता है, वो अगर गलत काम कर रहा है तो क्या उसको सवाल ना किया जाए, क्या उससे तफ्तीश ना की जाए, क्या उसको चार्ज ना किया जाए? सिर्फ इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि जी सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही पकड़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सियासतदानों के ऊपर भी केसेस होते हैं। हमारी अपनी हुकूमत में हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस हुए हैं, लेकिन हम क्या सिर्फ इसलिए कि जी आप कहें कि नहीं जी अभी हमने चूँकि ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ लें, 2 सियासतदानों को भी पकड़ लें, तो ये ऐसी बात तो नहीं होती। ये तो एविडेंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें होती हैं, शवाहिद के ऊपर होती है। मैं तो अपने अपोजिशन वालों को ये भी कहूँगा कि अगर उन्हें लगे कि इसमें कोई किसी को बचाने की कोशिश की है, तो उनके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, वो मीडिया पे भी ला के एक्सपोज कर सकते हैं और जाके कोर्ट में भी जा सकते हैं। पनामा केस के अंदर हम शवाहिद को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। हमने कहा जी ना नैब काम ठीक कर रही है, ना कोई और इदारा कर रहा है, तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, आप इस मामले को देखें। कोर्ट ने देखा, सुना, और उसके बाद जो ऑर्डर्स किए वो आपके सामने मौजूद है। शहजाद अकबर साहब, आप एक दो रोज़ पहले भी ये कह चुके हैं कि शौकत तरीन साहब ने आपको नहीं बताया इस हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो नहीं पूछा आपने उनसे, या उन्होंने बताया नहीं आपको दोबारा कि क्या मामला है? इन 2-3 दिन के दरमियान के वो बयान भी दे चुके हैं, असद उमर साहब भी कह चुके हैं इस हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ताबिश गौहर साहब भी बिजनेसमैनों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, नैब कवानीन के हवाले से। कोई है इरादा ये कवानीन को तब्दील करने के हवाले से, और किस तरह करेंगे? चूँकि अपोजिशन तो पर्टिकुलरली नून लीग की बात की जाए, वो तो ये कह चुके हैं कि हमने नैब को भुगत लिया है, अब तहरीक इंसाफ भी भुगतें। देखिए, किसी भी कानून के अंदर तरमीम करने का अमल तो मुसलसल जारी होता है और जारी रह सकता है। जहाँ तक एक
तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिविल सर्वेंट्स को कि जी नैब के जो कानून हैं उसके मुताबिक उनको काम करने में दिक्कत होती है, तो ठीक है, ये एक तासुर ज़रूर है, लेकिन वो स्पेसिफ़िक दिक्कत को देखना होगा और उसके ऊपर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून में तरमीम की जाए, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ उसकी वर्किंग बेहतर की जा सकती है, रूल्स में तब्दीली हो सकती है। लेकिन बहरकैफ़ ये एक शिकायत है जो हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हुकूमत को बार-बार मिलती है। अब उसके कुछ स्पेसिफ़िक केसेस देखना पड़ेंगे कि वो क्या हैं, लेकिन अभी हुकूमती सतह पे जहाँ तक नैब की अमेंडमेंट का मामला है, तो हम पहले भी एक अमेंडमेंट लेके आए थे। हम तो नैब में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि निज़ाम की बेहतरी हो, शफ़ाफ़ियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन चोरी करने वाले को, कोई बदउनवानी करने वाले को छोड़ा ना जाए। तो इस पे मबनी तरमीम के लिए तो हुकूमत हमेशा तैयार रहती है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रायल्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से होनी चाहिए। अदालतों में इज़ाफ़ा होना चाहिए नैब की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। 11-1200 केसेज़ इस वक़्त नैब की अदालतों में पेंडिंग हैं। जजेस कम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हमें कह चुकी है, जिसमें हम जजों की तादाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, अदालतें कम हैं, जजेस कम हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके चीज़ें मामलात ज़र गौर हैं और इसके ऊपर हम तरमीम ला सकते हैं और अपोज़िशन से भी यही दरख्वास्त होगी कि वो अपने ज़ाती केसेस को छोड़ के असूली तौर पे जो गवर्नमेंट कानून लाती है जिससे बेहतरी हो निज़ाम में, उसमें साथ दें। ये तो बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ सी बात है कि जी हम भुगत चुके हैं तो ये भी भुगतें। ये तो कोई कानून साज़ी अगर इन बुनियादों पे होती है, वो तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़ाती मफ़ाद के लिए कानून साज़ी ना की जाए, मुल्की मफ़ाद के लिए कानून साज़ी की जाए। अगर नैब के कानून को सख्त बनाना मुल्की मफ़ाद में है, तो वो कानून साज़ी करनी चाहिए, और अगर नैब के कानून में नरमी लाना मुल्की मफ़ाद में, तो इस तरह की कानून साज़ी करनी चाहिए। ये मेरे, आपके या किसी के केस के ऊपर मबनी नहीं होनी चाहिए। बहरकैफ़ इस वक़्त पार्लिमान में हुकूमती पोज़ीशन बेहतर है। हमारी तो ऑफ़र होगी अपोज़िशन को साथ काम करने के लिए, वरना हम बिल्स पास करवाने के लिए इस वक़्त इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हैं। 3 साल हो गए आपकी जो एहतसाब की ड्राइव है, आप मुशीर एहतसाब हैं, आप ही इसको लीड कर रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड जो इस वक्त आपने एहतसाब अब तक किया 3 साल के अंदर? चूँकि किसी भी अपोजिशन के रहनुमा से ना तो कोई 1 रुपया बरामद हुआ और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई कन्विक्शन हो सकी। क्या वजह है? नैब के कानून में आपको मसला, जो एहतसाब का जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उसमें कोई मसला है, या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो स्लो है, प्रोसीजरल कोई मामलात हैं? क्या वजह है, क्यों आप देख रहे हैं कि ये केसेस जो है वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच पा रहे? और दूसरा, जो जरदारी साहब के बारे से फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि उनसे कुछ पैसे बरामद हुए हैं, उनसे कुछ पैसे रिकवर हुए हैं, कोई 30-32 अरब, इसमें कितनी सदाकत है? ऐसा नहीं है कि मुकदमात के अंदर कुछ रिकवरीज नहीं हुई हैं, तसलसल के साथ रिकवरी का सिलसिला जारी है। जेआईटी के जो केसेस थे फेक अकाउंट्स के, उसी केस को ले लीजिए तो उसमें 33 अरब से ज़ायद की रिकवरी हो चुकी है। बाकी लोगों के मुकदमात चल रहे हैं और ये रिकवरीज का सिलसिला जारी है। इसी तरह नैब ने अभी तक 500 अरब से ज़ायद की रिकवरी वो कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक तसलसल का सिलसिला है, इसमें काम होना है। हमें इसी निज़ाम अदल के अंदर रह के काम करना है, इसी अदालती निज़ाम के साथ काम चलाना है, इसी इंस्टीट्यूशंस के साथ करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इदारों को स्ट्रेंथन किया है, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है, इंडिपेंडेंस दी है और उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। अगर आप रिकवरीज़ का ही एक कर लें मुवाजना, तो हमारे 3 सालों में रिकवरीज़ को देख लें और पिछले 5 सालों में रिकवरीज़ को देख लीजिए, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। मैं ये एग्री करता हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और उसके लिए हम पूरी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कौम आने वाले दिनों में देखेगी कि ये चीज़ें अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी। अच्छा, शहजाद अकबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या इस वक्त स्टेटस है? एहतसाब की जो ड्राइव थी उनके ख़िलाफ़ कहीं काम प्रोसेस स्लो तो नहीं हो गया उनके ख़िलाफ़, या फिर मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे इस मामले को? देखिए, कोई भी केस है, चाहे वो तरीन साहब का केस है, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, तमाम केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें सिलसिला आगे बढ़ रहा है और वो बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। तफ्तीश के बाद अगर कोई किसी का जुर्म साबित होता है तो उसका चालान अदालत में दाखिल किया जाएगा, नहीं किया जाता तो इवन क्लोजर भी अदालत से होगा। तो ऐसा तासुर हरगिज़ गलत है कि ये किसी के खिलाफ काम नहीं हो रहा। अपोजिशन तो मेरा ख्याल है वो एक पूरे एजेंडा में लगी हुई है कि किसी तरीके से उनके केसेस बंद हो जाएँ।
लेकिन तमाम केसेस जो हैं वो अपने कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये जो तासुर बड़ा आम है कि हुकूमत का या फिर ओवरऑल जो आपके एहतसाब की ड्राइव थी उसमें फोकस आपका नैब से शिफ्ट होकर FIA की तरफ आ गया है और DG FIA की तब्दीली भी इसी सिलसिले का एक कड़ी है, इसी सिलसिले की कड़ी है। ये जो हम देख भी रहे हैं कि इस तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ साहब को नोटिस पे नोटिस जा रहा है, हमजा शहबाज को नोटिस पे नोटिस जा रहा है, क्या माजरा है ये? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि नैब की तो ओवर आर्चिंग जुरिस्डिक्शन है, उनके कानून के मुताबिक वो कोई भी मुकदमा, कोई भी केस, चाहे वो FIA के पास हो या चाहे वो एंटी करप्शन के पास हो, वो उसकी जुरिस्डिक्शन ले सकती है। लेकिन जो वो भी दीगर अदारे हैं वो भी अपने जुरिस्डिक्शन के मुताबिक काम करते हैं। जिस तरह आप नैब को अगर देख लें और FIA में जो फ़र्क है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो प्राइमरीली FIA डील करती है और अगर उससे हट के कोई मामलात हैं तो वो फिर नैब की तरफ चले जाते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के। तो शहबाज शरीफ साहब वाले केस जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं वो एक प्योरली मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो इसलिए वो FIA की जुरिस्डिक्शन है, उसमें यहाँ पे FIA काम कर रही है, जबकि जो उनकी जो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर TTs वाला मामला है वो नैब की जुरिस्डिक्शन है, तो उस पर नैब काम कर रही है। तो ऐसा तासुर गलत है। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ये बता दें कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैब की तफ्तीशी टीम ने उन्हें हरासा किया, इस मामले की आपने इंटरनली कोई इन्वेस्टिगेशन की है कि ये क्या माजरा था, क्यों उन्हें इस तरह से हरास किया गया? देखिए, शहबाज साहब तो वैसे हरासा हुए कि वो 20 या 22 जून को गए थे FIA के पास और उनको जुलाई के पहले हफ्ते में याद आया कि ओहो, मैं जब गया था तो मुझे उन्होंने हरासा किया, मुझे पता नहीं चला। तो अब वो कौम को बता रहे हैं कि जी वो मुझे हरासा कर रहे हैं, तो मैं उनके इस हरासगी के इल्ज़ाम के ऊपर क्या बात करूं। बहरकैफ जो FIA के अंदर तफ्तीश का सिलसिला है उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, लोगों को बहुत इज़्ज़त एहतराम से बैठाया जाता है, चाय कॉफ़ी पेश की जाती है, साथ सिर्फ बिस्किट ही दिए जाते हैं, कोई ज़्यादा खातर तो हम नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उनसे सवाल करते हैं और सवाल भी पहले हम इन राइटिंग लिख के भेज देते हैं, तो इनको भी इन राइटिंग सवालात लिख के भेज दिए गए थे। मेरा ख्याल है सवालों की चुभन से वो थोड़े से हरासा हुए होंगे, उसके अलावा तो और कोई हरासगी का तो हमारे इल्म में नहीं है। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। प्राइम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे मंसूर अली खान साहब और मोहसिन बेग साहब, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो जाए मुल्की सियासत के हवाले से और कुछ तजिया शामिल करेंगे पिछले हफ्ते की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिनमें पर्टिकुलरली जो कैबिनेट के अंदर जो तोसी की गई इमरान खान साहब की तरफ से मोहसिन सलाई साहब को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके साथ साथ बलूचिस्तान से शाहजैन बुगटी की भी कैबिनेट में शमूलियत जो है बतौर मावन खसूसी। उसके बाद अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी और MQM से भी कैबिनेट में बंदे शामिल करें, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो नज़र जमाए हुए है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री पर और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उन्हें मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी जाए। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री के अंदर भी वापसी हो रही है जुल्फ़ी बुखारी साहब की, चूँकि रिंग रोड करप्शन का जो स्कैंडल था उसमें जो पहला मरला है एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से उसमें वो क्लियर हो गए हैं। और मोहसिन सलाई साहब भी इतलात इस तरह की आ रही है कि वो ज़्यादा खुश नहीं हैं जो उन्हें वजारत दी गई है आबी वसाइल की। तो किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और एहतसाब के हवाले से भी जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो परेशान हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो ये जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार किया गया रिंग रोड के मामले पर, क्या ब्यूरोक्रेसी बाकी काम करेगी? इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब इस्लाम स्टूडियो में, सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार हैं, और मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजज़ियेकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। बेग साहब, पहले तो ये जो कैबिनेट के अंदर रिशफलिंग हुई, खान साहब तो कहते रहे कि मैं किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन वो ब्लैकमेल हो गए और शामिल कर लिया। बिलाखिर मोहसिन सलाई के मामले पे बड़ा सख्त एक रहा है, क्या कहते हैं कि खान साहब ने बड़ा रेजिस्ट किया उस मामले पे, बिलाखिर शामिल कर लिया गया, लेकिन वजारत उन्हें वो ज़्यादा पसंद नहीं है। वो भी चाह रहे ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री, MQM भी पीछे लगी है कि ओवरसीज़ की भी दें और वो मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी मांग रहे हैं। ये कैसे मैनेज होगी चीज़ें? ये तो लगता है कि मज़ीद ख़राब होगा काम जो खान साहब ठीक करना चाह रहे थे, सुझाना चाह रहे थे तादियों को। समर, बेसिकली जो कुछ खान साहब ने कहा उसमें से मेरे ख्याल में तो कोई एक बात भी पूरी नहीं हुई। जो कहा उसके अपोजिट किया
और जब आप जिन लोगों के ख़िलाफ़ इतनी बातें की आपने, चोर, पंजाब के डाकू, और परवेज़ इलाही साहब रिसेंटली पूछते रहे बहुत से पीटीआई लोगों के कि खान साहब मेरे बेटे के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। तो जब आपने उनको मिनिस्ट्रीज़ दी, इसका मतलब है कि आपका एंड टाइम आ गया, क्योंकि आप कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ आपने शुरू कर दिए हैं। MQM बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी तरह बलूचिस्तान में जो हालात हैं, तो खान साहब ने इतना बड़ा कोलो फेल में तजाद, कोई लीडर मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जो इस तरीके से पैंतरे बदलता हो और जो कहा हो उसके बिल्कुल अपोजिट चले। और आपने कहा था 6 बंदों की कैबिनेट में बनाऊंगा, वो 60 की हो गई है। अभी भी आप उसमें तोसी चाहते हैं और प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस ज़ीरो। कोई काम आपसे हो नहीं पा रहा, पॉलिटिक्स आप कर नहीं सक रहे। आपकी कोई किचन कैबिनेट नहीं है। जितने आपके पॉलिटिक्स के लोग थे आप सब ने निकाल दिया। 2-4 लोगों को जो कि ब्यूरोक्रेट या इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड या उनको आपने साथ रखा हुआ है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती, पार्टी का हाल बुरा है। तो ये जो अब मोनस इलाही को लिया, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद मरियम से भी कोई डायलॉग करना पड़ जाए इनको, क्योंकि जिस स्पीड से ये अपने उन लोग MQM के खिलाफ ये लंदन गए, केस दायर कर दिया, तो क्या हुआ भाई? कहाँ? आपको तो लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि आप एक डिफरेंट होंगे, आपने स्टेटस को तोड़ना था, आपने एक नई लाइन लेके आनी थी। अगर आपने इन्हीं चोर डाकुओं, जिनको बकौल खान साहब के कहते थे, अगर उन्हीं के साथ आपने हुकूमत करनी थी, तो फिर लोगों को धोखा क्यों दिया आपने? ठीक। मंसूर अली खान साहब, आपके कप्तान जो है, क्यों इतने कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें करना पड़ा इतना बड़ा? जब PDM की तहरीक भी चल रही थी, इतने मुश्किल हालात में, तब भी उन्होंने मोनिस इलाही के वाले से बड़ा प्रेशर उन पर रहा, उन्होंने शामिल नहीं किया, बिलाहर करना पड़ गया। अब मजीद कैबिनेट में तोसी की बातें चल रही है कि MQM से भी किसी को शामिल किया जाएगा। खैर, उन्हें वजारत जो चाहिए वो खान साहब के अपने प्यारों के पास हैं, वो नहीं देना चाहते। फिर इसके अलावा दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी एक वजारत देने की प्लानिंग हो रही है। वो फिर खान साहब को सारा अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये फिलहाल तो 5 साल खान साहब के इक़्तिदार को कोई ख़तरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो शामिल कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये खान साहब क्यों नहीं ये करना पड़ा सारा कुछ? अच्छा, एक तो समर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं आपकी और मोहसिन बेग साहब जो हैं, दोनों की इस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले तज्जिया किया, मैं उससे बड़ा इख्तिलाफ करता हूँ और मैं प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो हादसा आज से 3 साल पहले हुआ था उसके ऊपर सफ़े मातम आप अब बिछा रहे हैं जाके। क्या परवेज इलाही साहब को जब स्पीकर बनाने का फैसला किया गया था, तो क्या उस वक्त कोई बहुत तीर मारा था उन्होंने? तो वो तब से ये मामला जो है वो चल रहा था। मामला सिर्फ ये था कि वो कितना को आपने जो है वो बड़ा यूटर्न लेना है। वो पहले कोशिश कर रहे थे कि मैं छोटे वाला लूं, लेकिन वो छोटे वाले से क्योंकि काम क्यों नहीं बन रहा, मैं आपको वो वजह बता देता हूँ। ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी पोजीशनिंग की जा रही है और कुछ भी नहीं है। और आने वाले इलेक्शंस के लिए वो जब भी होने हैं, अब कुछ लोग कहते हैं वो जल्दी होने हैं, कुछ लोग कहते हैं 2023 के अंदर होने हैं, ये उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन ठीक की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाँ जी, अब मैं आपको काफली के हवाले से खबर आपके पास भी होगी, लेकिन बजट के आने से पहले भी काफली के साथ मामला काफी खराब हो गए थे और वजह थी वो जो ग्रांट दी गई थी मुख्तलिफ MNAs को, उसमें काफली को कहा गया था कि आपका जो 5 अरब का जो पैकेज आपको दिया हुआ है, बस आपको वो मिलेगा, जो फी MNA ग्रांट है वो हम आपको नहीं देंगे। उस पर काफली नाराज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने खान साहब के साथ जो है वो काबीना के इजलास के अंदर शिरकत करने से भी इनकार किया था। फिर वो भी रिजॉल्व हो गया, मान ली उन्होंने, काफली की बात मान ली। ये मोनस इलाही का जो मसला है, ये एक आखिरी इशू था जिस जो फंसा हुआ था। आपको याद होगा परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान आपस में टेलीफोन के ऊपर वो जो एक तलखी हुई थी, वो पूरे इस्लामाबाद के तमाम सहाफियों को पता है। लेकिन करते 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 इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो गया कि टाइम कम रह गया है, मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ जो है उनकी पोजीशनिंग ठीक करनी है। हाँ, दूसरी जाने क्या होगा, इत्तेहादी भी अब और डिमांड ज्यादा करेंगे, हमें ये नहीं, हमें वो भी चाहिए, ये वाली वजारत नहीं, वो वाली वजारत चाहिए। तो बेसिकली इट इज जस्ट प्योर पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। और अगर आसिफ अली जरदारी को इजाजत है परवेज इलाही के साथ हाथ पे लाने की, तो फिर आपको इमरान खान को भी देनी पड़ेगी। वो उनको भी राइट है कि वो भी अपनी सीट को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए जो है यूटर्न भी लें और काफली के साथ हाथ भी मिलाएं। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे भी जो मेरे पास भी इतलात हैं, इस तरह का एक तजवीज़ ज़ेर गौर ज़रूर है कि अर्ली इलेक्शन करवा दिया जाए, अपोजिशन को सरप्राइज़ दे दिया जाए। ये जो EVM पे ज़्यादा जोर है, इंतखाबी इस्लाहात पे ज़्यादा जोर है, वो भी इसीलिए है कि 2022 में खान साहब इलेक्शन भी अनाउंस कर सकते हैं। क्या लग रहा है मंसूर अली खान साहब, ये जो आपने तीसरा बात की कि
नई सफबंदी हो रही है, आगे अपने इत्तेहादी तैयार किए जा रहे हैं। अपोजिशन में तो किसी किस्म का वो ख़त्म हो गया मामला, जो एक पीडीएम के अंदर हमें लगा था कि शायद आगे चल के ये मिलकर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए, इत्तेहाद बन जाए, वो तो नहीं हो रहा। तो उसका फिर खान साहब अब अपने इत्तेहादियों के साथ जो ताल्लुकात है उसे मजीद मुस्तहकम करके उस चीज़ से भी फ़ायदा उठाएंगे, अपोजिशन की तकसीम से भी। तो वो जो अगले 5 साल की वो खान साहब बात करें कि मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो उनकी पूरी तैयारी अगले 5 साल के वाले से उसी पे काम हो रहा है फिर। नहीं, बिल्कुल हो रहा है। मैं देखें, ये चीज मैं कोई हैरान कुन इंकशाफ नहीं बता रहा। ये इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जो जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं उनके दरमियान, और आपने बात सही की, ये बड़ी देर से ये चीज चल रही है। देर तो नहीं, खैर मतलब पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से ये बात चल रही है कि जी अर्ली इलेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह की डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो वजह मुझे पता लगी है वो ना आप चला सकेंगे ना मैं चला सकूंगा। तो उसकी वजह तो आप छोड़ दीजिए। उसकी वजह इमरान खान साहब नहीं है, उसकी वजह कुछ और है। लेकिन इससे पहले अगर तो ये सब कुछ वाकई उसी के मुताबिक हो रहा है, अर्ली इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, और इमरान खान साहब जो है अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो है वो सीधी कर रहे हैं, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उनको पता है अगली गवर्नमेंट जो है अगर वो बनेगी तो बनेगी इत्तेहादियों के बलबूते के ऊपर ही, कोई भी आए, चाहे नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए या पीटीआई, उससे इत्तेहादियों की जरूरत पड़ेगी। और जो दो बाकी अपोजिशन की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें से भी किसी एक की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको ये अभी से बता दूं कि अगर तो इमरान खान साहब ने अगली हुकूमत बनानी है तो इन दोनों में से कोई बहुत ही बड़ा किस्म का यूटर्न इनको वहां पे भी लेना पड़ेगा। एक पहलू और है इस सारी डिस्कशन का, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं काफली के मामले पे, मोनी सिलाई के मामले पे खान साहब आखिरी वक्त तक डटे रहे कि नहीं लेना कैबिनेट के अंदर, लेकिन ले लिया। तो जहांगीर तरीन के मामले पे खान साहब ने अभी तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की, जो एक आ रहा है तासुर के वो कोई उन्हें किसी किस्म का उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वहाँ तो खान साहब डटे हुए, हालांकि उनके पास स्ट्रेंथ है, वो चाहे सेंटर में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, पंजाब में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। नहीं, ऐसा वो नहीं कहते है। हम खान साहब के साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहांगीर साहब का कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, उनके पीछे 2-3 लोग और हैं जो खान साहब को मैं समझता हूँ कि गलत गाइड कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियन के अलावा ही इज़ अ बिजनेसमैन। अगर आप सारे पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन जो लोग हैं उनका इस तरीके से वो नायल हुए, उसी केस में हुए जिसको इन्होंने नैब में दिया शहजाद अकबर साहब ने, और जिस तरीके से, इस भोंडे तरीके से उनकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर, अभी उनके बेटे पे भी नहीं एक नोटिस भेजा है कि ये पैसे बनाओ, प्राइवेट लोग हैं। SCCP पूछ सकती है कि इन हाउस ट्रेडिंग हुई, FIA इज नॉट द, अगर SCCP रिकमेंड करे तो फिर हो सकता है। तो मकसद ये है कि जो प्रेशर इन्होंने डालना था जहांगीर तरीन पे डाल दिया। अगर मजीद कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आउट ऑफ लॉ हो और प्रेशराइज करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ उनका ग्रुप टूट जाएगा। और वो उस ग्रुप के अलावा भी 2 ग्रुप हैं पंजाब में, एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा है। तो लोग, ये वो लोग हैं जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। उनको पता है PTI के साथ पंजाब में नेक्स्ट इलेक्शन वो बेचारे नहीं लड़ सकेंगे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हुए डरते हैं। जो हालात खान साहब की गवर्नमेंट ने महंगाई, बेरोजगारी के सूरत में किया है, पेट्रोल, गैस, हर चीज तो आप महंगी कर रहे हैं रोज। 15 को बढ़ा दिया। अभी IMF ने फिर कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएं। सही। अच्छा, मंसूर अली खान साहब, ये जो बात हो रही है अगले 5 साल के वाले से सबबंदी हो रही है, खान साहब अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कहा जाता है कि इफ यू डोंट, वैसे ये 5 साल तो पूरे करने वाले। तो पंजाब में इस वक्त जो गवर्नेंस इस तरह की है, आपको लग रहा है कि जरा इत्तेहादियों की बात तो खान साहब अच्छा है कि आगे की वो पेशबंदी कर रहे हैं, सबबंदी हो रही है कि इत्तेहादियों के साथ जोड़ के रखा जाए, लेकिन अपनी ही पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस, आपको लग रहा है कि वो इस काबिल है कि 5 साल अगले 5 साल के लिए भी पंजाब के लोग PTI को इलेक्ट करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब जो है वो दोबारा रिक्लेम करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें शायद नून लीग से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कारकर्दगी है, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो आज यहाँ तक पहुंची है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि उनके पास जो इलेक्टेबल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी झंडे से अलग होकर वोट लेते हैं, वो अगर रह गए, पार्टी के अंदर ही रह गए। क्योंकि इलेक्टेबल्स के साथ ये भी मसला होता है कि वो छतों पे छलांग बहुत मारते हैं, कभी इस छत पे कभी उस छत पे। लेकिन वो इलेक्टेबल ज्यादा है भी जहांगीर तरीन साहब के जेर असर थे, वो लेकर उन्हें आए थे PTI के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इलेक्टेबल्स जो है, जो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर जो है वो जीते थे, वो तो शायद दोबारा अपनी सीटें निकाल पाएंगे क्योंकि उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वैसे अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब की वो जो कोई लहर थी या वेव आती है, सुनामी आ गई, वो वाला कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात ये, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब की कारकर्दगियों की वजह से उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर बड़े मायूस हुए, नहीं हुए, कोई नहीं हुए। इमरान खान साहब का जो सपोर्टर है ना, वो मायूसी प्रूफ है, उसको मायूसी नहीं होता। वो इमरान खान साहब यू टर्न लें, वो कहते हैं जी कमाल कर दिया, लीडर ये विजन ही यही होता है
जो अपने फैसले के ऊपर जो है वो एक दफा फिर से सोचे। इमरान खान साहब IMF चले जाएं, वो कहते हैं यही तो कमाल है, ये तो इमरान खान साहब की फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये इनका विजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हो जाए तो इमरान खान साहब, वही इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि जी ये इस वजह से हो रहा है कि PCB का चेयरमैन जो है वो यहाँ से अपॉइंट होता है। आज आप ही के तो PCB के होते हुए जो हमारा इंग्लैंड के अंदर हुआ है, और क्रिकेटिंग कप्तान है। मतलब ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ही एक साबिक कप्तान है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा हाल क्रिकेट में हुआ, तो वो मायूस नहीं होता। वो कहता है जी ये जो कुछ कर रहे हैं, ये महंगाई कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा है, ये बिजली के बिल महंगे कर रहे हैं वो भी अच्छा है, पेट्रोल आप देखें 5 रुपए महंगा कर दिया, क्या कमाल इन्होंने किया है, बड़ा जबरदस्त काम हो गया, तो वो मायूस नहीं होते। तो लेकिन ये सारा कुछ जो है, ये जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है, जब अगला इलेक्शन आएगा और इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपके सामने, तब जाके वो जो वर्कर है, वो जो चाहने वाला है, वो फिर तब जाके पहली दफा सही तरह मायूस होगा। अच्छा, मुझे एक बहुत मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा हम जरा कश्मीर के इलेक्शन के वाले से बात करेंगे। कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है और बड़ी ज़बरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी है। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है वो कश्मीर के अंदर जाकर डिस्कस हो रही है, बैटल फील्ड जो है वो कश्मीर बना हुआ है। तो इस इलेक्शन के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों पर है। PMLN की तरफ से मरीम नवाज़ साहबा लीड कर रही हैं कैंपेन को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पे लीड किया, अब आसफा भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे पीपल्स पार्टी कैंपेन को लीड करेंगी। लेकिन ज़्यादा जो वहाँ पे हदफ है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ही रहे। वो मौजूद बहस जो अपोजिशन के रहनुमाओं की कैंपेन रही। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आड़े हाथों लिया है कश्मीर में जाके अपोजिशन रहनुमाओं की क़यादत को। तो मंसूर अली खान साहब, ये इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पूरी सियासत का जो बैटल फील्ड है वो आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मैदान बना हुआ है। ज़ाहिर नताइज इसके जो भी आते हैं, एक ट्रेंड तो माजी में यही रहा है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है उसी की आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आती है। तो इसके असरात आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या देखेंगे? चूँकि मरीम नवाज़ साहब तो कह चुकी हैं अगर वहाँ पर धांधली हुई, हमें हराया गया तो फिर हम इस्लामाबाद में आके धरना देंगे, बैठना पड़ा बैठेंगे आके। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई धरना शरना वगैरह होगा या इस किस्म की कोई बात होगी। आप ध्यान में रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब की कस्टडी में नहीं है, वो बाहर आ चुके हैं। तो उनके होते हुए कोई धरने शरने वाली पॉलिटिक्स की बराए मेहरबानी आप बात ना ही करें। दूसरी बात यह कि मरियम नवाज जो है वो जिस किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन कर रही हैं और जो क्राउड वो इस वक्त इन जलसों के अंदर पुल कर रही हैं, इसमें एक फैक्टर आप हम लोग हमेशा जो तज्जियाकार हैं वो हम ये भूल जाते हैं कि कई लोगों के लिए मरियम नवाज पहली दफा किसी जगह पे जाती हैं। उनको लोग फिजिकली जो है वो पहली दफा देखने चाहते हैं कि अच्छा जी मरियम नवाज यहाँ पर आई है, तो वो वाली अट्रैक्शन होती है। क्या वो सारी चीजें जो है वोट के अंदर कन्वर्ट करती हैं या नहीं करती? इससे पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हमने देखा। और दूसरी बात यह कि इससे पहले जब PDM का जलसा होना था लाहौर के अंदर, वहां पे मुझे पहली दफा इस बात का एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास रैलीज के अंदर या जलसों में बहुत लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी सपोर्ट बेस भी बहुत बढ़ गई है। लाहौर के जलसे से पहले, PDM के लाहौर के जलसे से 2-3 दिन पहले इन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकालना शुरू की थी। बड़े लोग आ रहे थे उन रैलीज के अंदर, काफी लोग आ रहे थे। लेकिन जब जलसा हुआ और जलसे के अंदर मरियम नवाज वहां पर गई तो मुश्किल से ग्राउंड भी आपसे फिल नहीं हो सका वहां पे। उसकी वजह यह थी कि लोग ऑलरेडी वो जो फर्स्ट टाइम वॉच करने वाला वो जो एक एलिमेंट था ना, वो हो चुका था। लोगों ने रैलीज में उनको देख लिया था, वो ग्राउंड तक नहीं आए। तो आपको बेशक नून लीग इस वक्त लोगों के हवाले से काफी लग रहा है कि मरियम नवाज के बहुत बड़े बड़े क्राउड आ रहे हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होता है वोट के अंदर, वो सपोर्टर वोटर बनता है कि नहीं बनता, ये अभी वक्त डिसाइड करेगा। और दूसरी बात ये कि आजाद कश्मीर, जिस तरह आपने पहले बात कही थी कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, अक्सर गवर्नमेंट उसी की यहाँ पर आती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वो कोई छोटा एलिमेंट नहीं है। हमने बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जाते हुए देखे जो नून लीग में शामिल थे, लेकिन आप छोड़ के उधर उड़ के, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे इलेक्टेबल उड़ के चले जाते हैं, तो वो एलिमेंट यहाँ पे भी हुआ है जिस GB में हुआ था। तो इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल के रिजल्ट जो है वो किस किस्म का आता है। वैसे मंसूर अली खान साहब, आज़ाद कश्मीर की जो 45 में से असेंबली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ तो जो मैंने इब्तदाई जो ग्राउंड सिचुएशन देखी है उसमें PTI हमें लीड करती नज़र आ रही है ज़्यादा नशिस्तों पर। ज़ाहिर है इसमें जो पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, उन 12 में से 9 पंजाब के अंदर हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तो PTI को कोई भी सीट नहीं मिल सकी, लोगों ने PMLN को वोट किया पंजाब के अंदर। तो ये जो कश्मीर की 9 नशिस्तें हैं, यहाँ भी आपको वो ज़िमनी इंतखाबात वाला ट्रेंड देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ PTI को लोग वोट देंगे? चूँकि कश्मीर की पॉलिटिक्स के फिर डायनेमिक्स डिफरेंट है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या जहाँ भी हो। नहीं, आई एग्री विद यू, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी भी है
तो कोई बहुत बड़े वाइड मार्जिन से नहीं हारी, मतलब उनके बड़े कंटेस्टिंग किस्म के मार्जिन थे, नेक टू नेक वाले मार्जिन थे। और कुछ जगहों के ऊपर डिबेटेबल है, कुछ जगहों पे उन्होंने कहा कि जी हमने तो अपनी पहली सी परफॉर्मेंस जो थी उससे एक्चुअली हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फिलहाल सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी पंजाब के अंदर और नून लीग आगे छा जाएगी। दैट आई थिंक दैट विल बी वेरी स्ट्रेची असेसमेंट टू गिव। लेकिन मैं दोबारा वही कहूंगा कि वो जो पहले हमने जिस एलिमेंट की हमने बात की थी कि सिटिंग गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद के अंदर, अक्सर उसी को ज्यादा उसकी सपोर्ट बेस जो है वो स्ट्रांग होती है। मैं इस एलिमेंट के ऊपर अपना वेटेज जो है वो ज्यादा रखूंगा और आई वुड स्टिल फेवर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि ज्यादा सीट्स निकालने में कामयाब होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन बेग साहब, ये जो जलसे मरियम नवाज साहबा करें, जिस तरह मंसूर अली खान साहब ने भी इशारा दिया कि जलसे तो वो बड़े कर रही हैं, लेकिन क्या ये जो क्राउड वो पुल कर रही हैं ये वोट की सूरत में भी कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? ज़ाहिर GB के अंदर भी हमने देखा बहुत बड़े बड़े जलसे किए, नो डाउट, बिलावल साहब ने भी किए, लेकिन वोट जो है वो नहीं मिले वहाँ पे। नहीं वोट मिले, एक रिसेंट हिस्ट्री भी है, फिर वैसे भी कश्मीर की हिस्ट्री है कि वो सेंटर की पार्टी को वोट देते हैं। वोट तो फिर मिले ये जी। तर्जुमान इतने खाइफ हमें नज़र क्यों आ रहे हैं कि एक जलसा होता है उस पर 5-5 तर्जुमान आके ट्वीट्स भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने उन्हें कहा था यार ये जो कश्मीर के मामले पर ज़्यादा बात कर रहे हैं जाके बिलावल और मरियम कश्मीर के अंदर, उस पर रिस्पॉन्ड करें आप लोग जाके। अब आप देखें वोट बिल्कुल GB में पड़ा, अपोजिशन को पड़ा, एक सीट से 22 सीटें हो गई। जिन लोगों को तोड़ा गया 6 मिनिस्टर्स थे और एक उनकी असम्बली के स्पीकर थे और उनको तहरीक इंसाफ में लाया गया, वो इलेक्शन हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त नून लीग जो है कश्मीर में नून लीग के लोग ये तोड़ नहीं सके, मनूवरिंग हो रही है, चंद एक लोग टूटे हैं, हालांकि उन्होंने हर मैटर फील्ड नहीं में लिया करता। था। मकसद ये है कि मनूवरिंग जारी है। अगर तो इन्होंने रिपीट किया गिलगित बल्तिस्तान वाला सीन कश्मीर में, और वोट पड़ेगा नून लीग को, मैं समझता हूँ पड़ेगा, क्योंकि उनका बंदा भी कोई नहीं टूटा, उनके लोग भी बेहतर हैं। अब इन्होंने इधर उधर से पकड़े हैं, मफलर डाले हैं लोगों के गलों में। इस तरह आप इलेक्शन जो है वो उसका प्रोसेस आप ख़राब कर देंगे। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है बहुत असरअंदाज होती है जब भी इलेक्शन होते हैं। इसका एक और तरीका भी ये था कि आप कश्मीर के इलेक्शन भी पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ साथ एक दिन होने चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर कोई इधर गवर्नमेंट और हो और उधर गवर्नमेंट और हो तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वो मामला भी है, वहाँ से सेंसिटिव भी है, और फिर उस बेचारी गवर्नमेंट को रगड़ा भी लगता है ना, उसको फंड मिलते हैं। जैसे नून लीग अब 3 साल से वो रिलेशनशिप PTI से नहीं बना सकी, तो उसमें कश्मीर की लोगों का नुकसान है और नेचुरली कश्मीर काज को भी। बेग साहब, ये जो यहाँ पे खान साहब ने कैंपेन के लिए बंदे उतारे हुए, मुराद सईद साहब को वहाँ भेजा हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा, जिस तरह की कैंपेन वहाँ जाके ये लोग कर रहे हैं, वैसे भी मेरा से PTI की गवर्नमेंट तो बंद जानी थी, ये जाके तो ज़्यादा PTI की पार्टी को खराब ही कर रहे हैं वहाँ जाके। आपके पास कोई खास इत्तला ठीक नहीं किया गया उन्होंने? आपके पास कोई खास इत्तला है कि जी? मैं तो माजी के ट्रेंड को बता रहा हूँ, नहीं, और मैंने ग्राउंड पे देखा भी है कि PTI इस वक्त बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है एज कंपेयर टू पीपल्स पार्टी एंड PMI। मनूवरिंग की जा रही है। अभी आप मुराद सईद और गंडापुर साहब के जलसे देख लें, उनके सिर्फ स्टेज की पिक्चर आती है, क्राउड की नहीं आती। इतना बड़ा क्राउड बिल्कुल पुल नहीं कर रहे, नहीं टीवी में दिखाते ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ये पीछे से फोन करते हैं कि आपने क्राउड नहीं दिखाना। तो आप कहते हैं पोजीशन अच्छी है। मरियम के जलसों की, नून लीग के जलसों की जो फुटेज आ रही है वो तो बहुत डिफरेंट है। तो मकसद ये है कि अगर आप कैंपेन के लिए भी भेजते हैं तो एक बेहतर फेस, एक बेहतर स्पोक्स पर्सन जिसको नॉलेज हो, ना कि गालियां और लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करके सिर्फ स्कोर सेटल करना। स्कोर सेटल तो आप पत्थर मार के भी कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि गलत चॉइसेस हैं, बंदा नहीं है जो कैंपेन रन करता। ठीक, ये दोनों लोग मैं समझता हूँ कि गलत चॉइस थी खान साहब की, उनको कश्मीर भेजना, गंडापुर को भी मुराद से। दे हैव नो नॉलेज, प्लस वैल्यू नहीं रखते, इनकी बात में वो वजन नहीं है। अगर आपने किसी को गाली दे के समझते हैं कि मैं उसको रेडिकुल करके कोई बेहतर होऊंगा तो वो गलत है। सर, एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए मुझे रिंग रोड स्कैंडल के वाले से, कि अपने प्यारों को बचाया गया है या ठीक हुआ है साहब? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज भी इस चीज़ पे स्टैंड करता हूं कि इस स्कैंडल में कोई स्कैंडल नहीं है, कोई करप्शन नहीं हुई। फ्यूचर की बात करते हैं, होनी थी। और जो कमिश्नर साहब हैं मोहम्मद महमूद, आई नो हिम पर्सनली, अबव बोर्ड आदमी है, शानदार आदमी है। अच्छा, फिर खान साहब कहते हैं अगर आप ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ लें जिस पे करप्शन के चार्जेस नहीं है। अब रिंग रोड का जो उन्होंने लेआउट चेंज किया, अब ये नहीं हो सकता कि रिंग रोड हमारी छत से गुजर जाए या एयरपोर्ट के अंदर से गुजर जाए, जिन लोगों को पता नहीं है। और फिर रिंग का मतलब होता है रिंग चारों तरफ, और खान साहब ने खुद भी इफ्तिताह किया हुआ। तो मकसद ये
किसी ने नहीं, खान उनकी साहब हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। बुज़दार साहब से नहीं, हिदायत बुज़दार, नहीं ली मैं गई। आपको मिनट्स भेज देता हूँ। बुज़दार साहब खुद मीटिंग्स में हैं, सलमान शाह साहब खुद मीटिंग्स में हैं, जिन्होंने PC1 अप्रूवल से दी है। दिल्ली में कह रहे हैं उनका कोई अप्रूवल नहीं था ना। मैं आपको मिनट्स देता हूँ, इसी फोन पे झूठ बोल रहे हैं। रिपोर्ट आई है जो दो दिन पहले सर, झूठ है ना। करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की, जो 6 रुकनी JIT ने डॉक्यूमेंट्स किए, 21,000 दस्तावेजात का जायजा लिया गया, 100 तीन बंदों के इजलास तो कुछ भी नहीं उन्होंने था। इस्लामा पिंडी आके किए हैं, और ये ठीक है, कमिश्नर को सजा देनी थी, शहजाद ठीक। अकबर साहब ने दे दी। ठीक है मंसूर भाई, क्विकली कंक्लूड कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है, ये रिपोर्ट ठीक आई है, बेहतर आई है? मेरे ख्याल में एक चीज जो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, वो आपने ब्यूरोक्रेसी को जो है वो एक सिग्नल दिया है कि वी स्टिल डोंट केयर अबाउट यू, और अगर हमने कुर्बानी का बकरा बनाना होगा तो हम आप ही को बनाएंगे। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब ने वो जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, जिसके ऊपर नैब ने भी कल बयान दिया था, वो काफी रियलिस्टिक थी कि वाकई ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफी परेशान है। और अब इस केस के अंदर भी हमने ये देखा, हाँ, अगर आपने 2 ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो उड़ाया था, तो साथ ही साथ आपके 2 पॉलिटिशियंस भी अगर उड़ते, या 2 मिनिस्टर्स भी, उनके भी नाम जो सर्कुलेट कर रहे थे, अगर उनको भी जो है वो टारगेट किया जाता, तो फिर एक इवन ग्राउंड होता। लेकिन सारे ही पॉलिटिशियंस बच गए और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, तो क्वेश्चन मार्क्स तो इस मामले के ऊपर उठ रहे हैं। और यही वो रिलेशनशिप है जो काम नहीं कर रहा, जो ब्यूरोक्रेसी और इस वक्त एग्जीक्यूटिव के दरमियान किसी किस्म का जो बॉन्डेज का जो काम है वो नहीं हो रहा। उसकी रीजन ही इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, जिसके ऊपर ना आप एतबार कर पाते हैं, ना मैं एतबार कर पाता। सही है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अली खान साहब और मोहसिन बेग साहब, अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कमिश्नर रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया गया है रिंग रोड स्कैंडल के अंदर, उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया। दीगर 2 भी जो हैं वो अफसरानी हैं ब्यूरोक्रेसी से, जिन्हें इस मामले में मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, उनके खिलाफ FIR भी हुई। इससे जो बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना के, ब्यूरोक्रेसी जो है उसका जब एहतसाब हो रहा है, नैब में जिस तरह से उन्हें डील किया जा रहा है, वो लोग काम नहीं कर रहे, तो क्या इसके बाद जब पॉलिटिकल लोग हैं वो बच जाएंगे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर ही तलवार चलाई जाएगी, तो फिर काम होना मुश्किल है वाक़ई। इस पर गवर्नमेंट को देखना होगा। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।